मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा, एक बार इस लहंगे को पहन कर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहारी रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की। ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वो कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है। हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी
कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वह ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है, इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया, मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर मीरा की माँ के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया।